इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 सत्ता के साझेदारी भाग 3। तो इसमें पढ़ेंगे खलील की उलझन। यहाँ से शुरुआत करना है। चलिए शुरुआत करते हैं कि इसकी क्या उलझन थी। जैसा कि होता आया है, सदियों से होता आया है, इस बार भी विक्रम रात विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। सही बात है, लोग अकेले मोटरसाइकिल चला के ही जाते हैं। और विक्रम और बेताल की कहानी लग रही यहाँ पर। और बेताल उसके पीठ पर बैठा था। विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा था और बेताल उसके पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, इसलिए बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। और हमेशा देखते हो विक्रम बेताल की कहानी जो सुना होगा उसको पता ही होगा कि अगर विक्रम को सो गया, होश ना आए, तो बेताल भी गिर जाएगा ऊपर से। इसीलिए बेताल को चिंता हुआ करता था कि विक्रम कहीं गाड़ी चलाते चलाते सो नहीं जाए। कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी सुनिए। बेरूत शहर में खलील नामक एक आदमी रह रहा था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, दोनों अलग अलग थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, ठीक है, तो माँ सुन्नी मुसलमान थी। दोनों की जोड़ी अलग धर्म की थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी, क्योंकि शहर में ऐसा चलता है, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, क्या पंजाबी, क्या क्रिश्चियन, कहीं कभी किसी से शादी कर सकते हैं। लव मैरिज जो बरका चुकी चल रहा है भैया आजकल। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। लेबनान जगह है, वहां पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और राजधानी बेरूत में भी बस जाते हैं। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था और गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। साथ रहना भी, मिलजुल से सब काम भी करना और लड़ना भी इन लोगों का साथ था। खलीज का एक चाचा ऐसा ही लड़ाई में मारा गया था। ऐसे ही गृह युद्ध हुआ था जिसमें खलीज का चाचा मर गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता, जितने भी नेता थे, साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करेंगे। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति केवल मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ही होना चाहिए। बस सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स मतलब ईसाइयों का होना चाहिए। और संसद के अध्यक्ष का पद, जो संसद के स्पीकर के रूप में बैठे रहते हैं, जो सबका भाषण सुनकर कुछ अपना वहां पर विचार विमर्श करते हैं और सबके बारे में सुनकर ये चुनाव होता है कि हाँ भैया ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। तो केवल शिया मुसलमान के लिए तय हुआ था। अब देखो राष्ट्रपति कौन बनेगा, मैरोनाइट पंथ के लोग बनेंगे, चाहे कोई कैथोलिक ही होना चाहिए बस। प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान बनेगा, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई बनेंगे और संसद में जो स्पीकर का काम करता है, अध्यक्ष का काम करता है, वो बस शिया मुसलमान ही होना चाहिए। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया, बगल में सीरिया थी, तो सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए कि हम भैया आप सब चीज छोड़ देंगे, अपना देश ही सब चीज देश है, बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे लिए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों ही आबादी लगभग बराबर थी, दोनों एक बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, क्योंकि मुसलमानों का पेट नहीं भरता है। उधर भी बच्चा पैदा करते थे, इधर भी बच्चा पैदा करते हैं। पाकिस्तान जितना भी मुस्लिम कंट्री है उसमें जनसंख्या चरगुना बढ़ा है। जहां पर भी मुस्लिम रहते हैं चरगुना जनसंख्या उन लोगों का बढ़ा है। केवल उन्हीं का नहीं, बाकियों का भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की बात हो रही है। तो मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष, जितने भी दो पक्ष थे, अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उससे मान रहे हैं। ऐसा हर देश में होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो एक बार समझौता बन गया सो बन गया। अभी का देख लो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान मुसलमान चाहे कोई भी धर्म का जाति हो, ठीक है,
वो सब बोलते हैं कि मेरे लिए संविधान ही सब चीज है, बाकी सब मेरे लिए कुछ नहीं है। बस उसी पर सब लोग टिके रहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे लिए संविधान बनाकर गए हैं, हम उसी को मानेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी उसमें बदलाव नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होगा उसके लिए प्रदर्शन करेंगे। ये सब चलता रहता है आम राजनीतिक पार्टी में, ये सब उथल पुथल चलते रहता है। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लग रही थी, क्योंकि समझौता ऐसा ही था, गड़बड़ लग रहा था। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला लोकप्रिय व्यक्ति है। वो चाहता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर किसी को मिले, मतलब हर सामान्य हर किसी को मिले, एक समानता का भाव हर किसी के अंदर में चले। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता था। वह ना तो माँ के धर्म को मान सकता था और ना ही पिता के धर्म को। असल में वह चाहता है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए, किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। बस उसे समझ में ही नहीं आता कि लेबनान जो शहर है, लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रकों की तरह क्यों नहीं चलता। मतलब जिस तरह बाकी लोकतंत्र चलते हैं उस तरह अपना लेबनान का लोकतंत्र क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। भले वह ही भले ही वह किसी समुदाय का हो, इसे कोई लेना देना नहीं है, जो जीतेगा वही बनेगा। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं गृह युद्ध देखा है, उसका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। बस अभी कहानी खत्म नहीं हुई है बच्चा। वे टीवी टावर, पहले क्या होता था टीवी टावर, आप लोगों को याद होगा आज से 10 साल पहले डीटीएच के नाम का बीमारी हिले नहीं था। उस समय अल्टीना हुआ करता था और 2 ही चैनल चलते थे, एक था डीडी नेशनल, एक था डीडी न्यूज। बस काम खत्म। इसी पर धारावाहिक चलेगा, रामायण चलेगा, सब चलेगा, 2 ही चैनल पर चलेगा, बाकी किसी पर नहीं। और एक रेडियो पर आते थे आकाशवाणी और मिर्ची, जिस पर गाना सुनो न्यूज सुनो। यहाँ वे रुख समझते हैं। अब यहाँ पर समझो, बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार आपको मिल जाए, फिर से अधिकार होता तो आप क्या करते हैं? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या कुछ नया करते उसमें? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूलता है। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जम जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। सवाल अगर जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको बताओ, नहीं तो मोटरसाइकिल रुक जाएगी, बस काम खत्म। बेताल था, भूत था, वो सब कुछ कर सकता था। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि विक्रम बेताल को कौन सा जवाब दे सकते हैं? चलिए सत्ता के साझेदारी के रूप देखते हैं कि सत्ता के साझेदारी के लिए ये लोग क्या क्या किए। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता था, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। बात यही थी, किसी एक खास आदमी के हाथ में सारा भागदौड़ रहना चाहिए। आज कुछ भी हो, भारत में देख लो, सब कुछ होता है मानते हैं, लेकिन जो भी होता है भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति के बाद उन्हीं के आदेश के अनुसार होता है, लेकिन करते कौन है? प्रधानमंत्री करते हैं। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई हो, तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। फैसला लेना अगर बांट दिया जाए तो तुरंत फैसला नहीं हो सकता है। इसीलिए फैसला लेने वाले दल जो होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, अलग रखा जाता है। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इससे लोग स्वशासन के संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, अपने द्वारा खुद से शासन चलाते हैं, वहां का संस्था चलाते हैं। जिस तरह खुद अपना प्राइवेट संस्था जिस तरह चलता है, मालिक जो होता है वही मालिक है सब जगह का, वही फैसला लेता है।
वैसे ही एक राष्ट्रपति होने चाहिए ना, कि हर फैसला वो ले सके, बाकी सब उसका पालन करेंगे। तो ये लोग वो चाहते थे। तो श्रीलंका में हो गया, बेल्जियम में तो हो ही गया था, एक बेरूर में नहीं था और लेबनान में नहीं था। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों को, अलग अलग समूहों को और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। हर किसी को सम्मान देना पड़ता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है, सबका बात समझा भी जाता है। इसलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिनमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। अब देखो यहाँ पे बात चल रही है, लोकतंत्र का शासन वहीं पर अच्छा चल सकता है जहां पर बहुत से मतलब ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। और हिस्सेदार कम हो जाएंगे तो सब मनमानी करने लगेंगे। ये देख लो यहाँ पर व्लादिमीर बुश है और ये पुतिन जो अभी रसिया के भावी राष्ट्रपति हैं, तो उनकी बात यहाँ पर चल रही। कार्टून छोड़ो, थोड़ा अलग सी बात बताते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरण पर गौर करते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है। एक में शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, मतलब इसको एक तरह से कार्यभार संभालने का प्रक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग मतलब दुरुपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, तीनों अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा है कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद भवन होता है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका जो है संसद के अधीन कार्य करती है, अलग नहीं कर सकती है। सारे सांसद मिलकर जिसमें वोट देंगे वही चीज माना जाता है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका में कौन बैठेगा वो जिम्मा कार्यपालिका का होता है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। न्यायपालिका ही है जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर अंकुश रखती है कि बेटा तुम तो गलत नहीं कर रहे हो ना, गलत करोगे तो हम यहाँ पर हैं अपील ठोकने के लिए। लेकिन ज्यादा जो ये क्या वो खुरपाती दिमाग के जो होते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें भी टूक टाक लगा लेते हैं। इससे समझो कि अभी भारत में आधार कार्ड से सब कुछ लिंक करना था। आधार बहुत समय से भारत में आने वाला था लेकिन आया नहीं था, लेकिन आधार को कंपलसरी कर दिया गया। आधार को, पैन कार्ड को, सबको जोड़ दिया गया। न्यायालय बोलते रह गया कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, न्यायालय तुम बैठो चुप, हम डायरेक्ट जा रहे हैं राष्ट्रपति के पास, संसद में पास, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, वहां से पास हुआ तो गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए, कानून बन गया। ना ही उसमें कार्यपालिका का लेना देना अब, ना ही विधायिका का, ना ही न्यायपालिका का, सब बराबर उस कानून का इज्जत करेंगे और उसको व्यवस्था में लागू करेंगे। इस व्यवस्था को नियंत्रित और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। और ऐसे ही व्यवस्था होती है जिसको संतुलन और नियंत्रण व्यवस्था कहा जा सकता है। किसके थोड़ से, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और एक होता है राष्ट्रपति, सबका बापू, वो जो चीज चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उनके शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। उनका इस्तेमाल उसी समय किया जाता है जब देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है तब। दूसरा देखिए, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर स्तर का बंटवारा हो सकता है। सरकार के बीच में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बटे रहते हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर
प्रांत या क्षेत्र स्तर पर अलग अलग सरकार रहे, ये अलग बात होती है। जैसे में विधायिका हो गई और मेयर का इलेक्शन होता है ना, नगर पालिका। न्यायपालिका अलग हो गई, नगर पालिका में आ जाएंगे अपने मेयर आ जाएंगे, और ये वार्ड आ जाएगा, उसमें मुखिया आ जाएगा, सरपंच आ जाएगा, उसके बाद से एक और होता है सचिव आ जाएगा, सब उसी में आते हैं। तीसरे श्रेणी में ये लोग, चौथा श्रेणी में आता है लोग, क्योंकि पहला क्या है कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, और इसी में आता है विधायिका। 3 गो मेन है, बाकी सब छोटा छोटा है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार जो भी होते हैं उसको अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। अब देखो, पूरे देश में ऐसा सरकार जब बनता है, एक साथ जब उठता है, तो उसको संघ या केंद्र सरकार बोलते हैं। तो संघ सरकार बोलो चाहे केंद्र सरकार बोलो। और प्रांतीय क्षेत्र स्तर की सरकार जितने भी होते हैं उसके, जैसे में आप समझ लो, प्रांतीय में कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कब बनता है? विधायक को चुने जाने के बाद। अगर जिसका विधायक ज्यादा चुना गया है, ज्यादा जीता है, पार्टी उसका होगा, सरकार उसका होगा। तो सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, प्रांतीय सरकार को हम लोग राज्य सरकार बोलते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, हर देश में देखोगे तो ऐसा ही बंटवारा नहीं हुआ है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है। अब देखो यहाँ पे कई देशों में देख लो तो ना ही प्रांत के ना ही क्षेत्र के सरकार ना होने की वजह से कुछ गतिविधियां में दिक्कत हो जाती है, कुछ करने में समझ में आता है। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। मतलब हमारे संविधान में लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता किस तरह बांटा जाएगा। संविधान पढ़ो तो मालूम चलेगा ये कैसा तीन तेरे हो रहा है। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने हैं, कुछ नया कानून बना है। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई है। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज की तरफ ध्यान खींचा गया है, यहाँ पर जिस चीज की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं, चाहे बना सकते हैं? यहाँ पर डेमोक्रेसी एक घोड़े पर बैठकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जा रहे हैं भैया। तो इसके बारे में और कानून बना सकते हो, चित्र बना सकते हो तो बनाओ। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, बेल्जियम में यह काम हुआ है। जिस तरह भारत है उस तरह उधर भी है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। और श्रीलंका में तो वैसा नहीं है जैसा भारत में है, जैसे लेनिन में है। लेनिन में तो है ही नहीं ना। पाकिस्तान में चल जाओ अपने जैसे सरकार है, चाइना में चल जाओ अपने जैसे सरकार नहीं है, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के बाद अपने देश में हिंदुस्तान में हो गया। और अब चल जाओ कहाँ पे, बाकी रसिया में सब जगह प्रधानमंत्री है। अफ्रीका में चल जाओ, वहां पर आपको प्रधानमंत्री मिल जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका बहुत बड़ा देश हो जाता है। तो नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाई है जिसमें व्यवस्था को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। नगरपालिका में आ जाएंगे मेयर आ जाएगा, मुखिया आ जाएगा, वार्ड आ जाएगा, सरपंच आ जाएंगे, सचिव आ जाएगा। उसमें पंचायत राज भी आ जाता है जिसको पंचायती राज बोलते हैं। उच्चतर और निमंतर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अब देखो इस तरह ऐसे ही बंटवारे होते हैं, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर नीचे की वितरण कहा जाता है। कि हर क्षेत्र में अलग अलग पार्टी को अलग अलग तरीके से अलग अलग उनको समझा दिया गया है, उनका जगह बता दिया गया है कि आपका पावर, आपका शक्ति इतना भर में ही है, आप जो भी करोगे इतना भर में ही करोगे। और उसका रिपोर्ट आप हमको जाकर आकर दोगे। मंत्री मुख्यमंत्री को देगा, मुख्यमंत्री जाकर प्रधानमंत्री को देगा, प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, बस सब चीज ठीक हो जाएगा।
अब 3 नंबर, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन और भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। देखो, सत्ता को बांटना है तो सामाजिक तौर से बांट दो, समूहों के तौर पे बांट दो, सम्मेलन के तौर पे बांट दो, भाषीय और चाहे धर्म के नाम आधार पर उसको बांट सकते हो, जिससे मैं समझो। सामाजिक रूप से तेलुगु लोग अलग अलग हो गए, जैसे मैं हैदराबाद और तेलंगाना। समूह की ले लें तो समूह में आ जाएंगे आपको बिहार झारखंड, और मसलन की ले ले वाद विवाद में तो जम्मू एंड कश्मीर, और भाषीय क्षेत्र में ले लो तो महाराष्ट्र, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसको केरल के नाम से जानते हैं। उसके बाद से आप आ जाओ तो बंगाल के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, नेपाल अलग अलग श्रेणी में है कि नहीं है, राजस्थान, गुजरात, ये सब भाषा के तौर पर बटे हैं। और धर्म देखा जाए तो धर्म पर अपना देश नहीं बटा है, धर्म पर बटा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ है बस। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बेल्जियम में सामाजिक और उसमें व्यवस्था बटा है ना, समाज को अलग अलग करके उसको बांट दिया गया है कि आपका इतना इतना है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाएगी। देखो, यहाँ पर बहुत सारे देश में है, प्रावधान भी किया गया है कुछ देशों में कि महिलाओं को भी, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, चाहे नगरपालिका हो, सब के प्रशासन में आपको बराबर जगह दिए जाएंगे। अब हम यहाँ पर पिछले साल की बात कर लेते हैं। हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव, मतलब जहां पर आरक्षित जगह रखे गए हैं, यहाँ से आदिवासी उठेंगे, यहाँ से ये भाषा वाले उठेंगे, तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है कि भैया आप यहीं से रहोगे, आप ही के समुदाय का कोई ना कोई आएगा, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे कि हम शासन से अलग हैं। अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम है, समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में, सामाजिक विविधताओं मतलब उसमें जो भी दिक्कत आती है, गड़बड़ी आती है, उसमें भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। इकाई 2 जब पढ़ेंगे ना, तब हमको मालूम चलेगा कि सबको अलग अलग तरीके से सामाजिक तौर पे उनको अलग अलग शक्ति देने, शासन का कार्यभार संभालने का मौका देते हैं, जब उनको भागीदारी देते हैं, जिसके बाद क्या होता है इसको हम इकाई 2 में, मतलब अगला चैप्टर 4-5 में पढ़ेंगे कि आगे क्या हो सकता है। चलिए 4 नंबर ले चलते हैं अगले भाग में, तब मैं क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा कुछ बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये अध्याय चैप्टर कैसा लगा।